is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have completed chapter number 7, Kingdom, Protopista, or we can say that Protista. आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा जो स्टार्टिंग चैप्टर है दैट इज द किंगडम फंजाई। जब हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास फंजाई जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखते हैं दी multicellular except yeast organisms which are non-chlorophyllous absorptive heterotrophs, with chitinous cell wall, sinusoidal body, called mycelium. तो ऐसे लिविंग बींग्स जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स लेकिन यीस्ट के अलावा जो कि नॉन क्लोरोफिलस हैं, मींस क्लोरोफिल नहीं है, and they are absorptive heterotrophs, means they absorb nutrients from the host either from the substrate as a saprotrophic, having cell wall but cell wall having chitin material, not cellulose. The sinusoidal body, multinucleated body, जिसे हम नाम देते हैं माइसीलियम। क्या नाम देते हैं? माइसीलियम का नाम देते हैं। तो ऐसे लिविंग बींग को फंगस कहा जाता है। अब जो माइसीलियम है, माइसीलियम कंपोज्ड ऑफ हाइफा, याद रखिएगा हाइफा जो होते हैं थ्रेड लाइक long multinucleated cells। याद रखिएगा इन्हें क्या नाम देते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। इस तरह के जो सेल्स होते हैं दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड थ्रेड लाइक होते हैं जिसे हम नाम देते हैं हाइफा। तो अब हमें पता चल गया कि जो बॉडी है फंगस की, जिसे माइसीलियम कहा गया, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल पर मुश्तमिल है, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं हाइफा। अब हाइफा जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। जब हम टाइप्स ऑफ हाइफा की बात करते हैं तो बेटे याद रखिएगा हाइफा की जो टाइप्स हैं दैट इज, या जिसे हाइफी भी पढ़ते हैं, इसकी टू टाइप्स हैं। Number one, the septate hypha, and number two, aseptate hypha। अब दो टाइप्स के हाइफा पाए जाते हैं माइसीलियम में, आइदर वो हाइफा सेप्टेट हो आइदर नॉन सेप्टेट। अब सेप्टेट हाइफा में क्या होता है? देयर विल बी
प्रीफोरेटेड पार्टीशंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हाइफा होता है, हाइफा में पार्टीशंस होती हैं, लेकिन वो हाइफा की पार्टीशन प्रीफोरेटेड होती है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, न्यूक्लियस remains restricted। ठीक है, न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन साइटोप्लाज्म फ्लो थ्रू entire length of the cell। अब इसमें साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द एंटायर लेंथ फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि सेप्टा जो है वो प्रीफोरेटेड है, इनके अंदर पोर्स मौजूद हैं, लेकिन इनके न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बिकॉज़ ड्यू टू द पार्टीशन, ड्यू टू द प्रीफोरेटेड पार्टीशन या वी कैन से दैट द सेप्टास। लेकिन जो एसेप्टेड हाइफा होते हैं, नो सेप्टास, यानी इनमें किसी किस्म के सेप्टा नहीं होते। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कैन फ्लो थ्रू entire length of cell। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी फ्लो कर रहे होते हैं थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो पार्टीशंस, नो कंपार्टमेंट्स। दैट्स व्हाई cytoplasmic material as well as the nucleus can flow through the entire length of the cell। ये हमारे पास दो टाइप की इसकी हाइफा की, जो मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब बहुत सारे हाइफा आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म माइसीलियम। अब हाइफा आइदर सेप्टेड हो या फिर एसेप्टेड, उसे माइसीलियम का नाम दिया जाता है, जो कि कलेक्शन और वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ हाइफास दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, इट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ फंगस। बॉडी ऑफ फंगस का नाम देते हैं। और वो साइंस, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम डिस्कस करते हैं फंजाई को, द साइंस कॉल्ड माइकोलॉजी। साइंस ऑफ द फंजाई दैट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। याद रखिएगा, माइकोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फंजाई को स्टडी करते हैं। इसी तरह ये तो हमारे पास डेफिनेशन माइसीलियम एंड टाइप्स ऑफ इट्स सेल्स। अगर हम देखें द कंडीशंस फॉर ग्रोथ, तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ द फंजाई कंडीशंस, जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो फंजाई कैन ग्रो एंड सर्वाइव at wide range of pH, range of pH from 2 to 9। ऐसी कंडीशन में भी अल्कलाइन में भी, दोनों में। एंड
वाटर परसेंटेज एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी उतना फंगल ग्रोथ रैपिड होती है, एज वेल एज ऑन sugary substance such as jelly, jams and जो sugary substance है उस पर बासानी और रैपिड ग्रोथ करते हैं। याद रखिएगा इन केस ऑफ फंजाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा फंजाई के हवाले से जो पॉइंट याद रखने वाला है दैट इज दी न्यूक्लियर माइटोसिस। याद रखिएगा जो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है वो फंगस में होती है और किसी लिविंग बीइंग में नहीं होती। एंड स्पाइडर्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। याद रखिएगा स्पाइंडल न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और न्यूक्लियर माइटोसिस का प्रोसेस होता है जो किसी भी और लिविंग बीइंग में नहीं होता। ये आपने यूनिट टेस्ट के हवाले से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है ऑलरेडी। और इसमें याद रखिएगा कि स्पाइंडल इनसाइड न्यूक्लियस बनते हैं बिकॉज द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल की तरह सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती। प्लांट्स में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, एनिमल सेल कैरेक्टर है। तो सेंट्रियोल मौजूद है, दैट्स व्हाई इनसाइड न्यूक्लियस स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और न्यूक्लियर माइटोसिस का कैरेक्टर जो किसी और लिविंग बीइंग के पास नहीं, दैट इज इन केस ऑफ फंजाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसी तरह जब हम डिस्कस करते हैं दी न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फंजाई, तो बेटा याद रखिएगा जब हम न्यूट्रिशन इन फंजाई की बात करते हैं तो हम फंजाई को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि ये तो हमें पता है कि फंगस आर एब्जॉर्प्टिव heterotrophs, means they cannot synthesize on food, they absorb food from the host or any sort of substratum। जो absorbing structures होती हैं they are Hastoria or we can say that the rhizoids। जो आगे हम डिस्कस करेंगे, rhizoids is the characteristics and feature of saprophytic fungi and Hastoria is the characteristics and feature of the parasitic fungus। saprophytic में rhizoids। अब जब हम क्लासिफाई करते हैं तो यू नो वेरी वेल इसमें पैरासाइटिक फंजाई, दूसरा सैप्रोफाइटिक फंजाई, तीसरा दी सैप्रोफाइटिक देन सिम्बायोट्स फंजाई and the fourth one is the predatory or we can say that carnivorous fungi। ओके, तो न्यूट्रिशन वाइज चार बड़े ग्रुप में रखा गया है इन एब्जॉर्ब हेटेरोट्रॉफ्स को, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे देयर इज द पैरासाइटिक फंजाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक फंजाई। बेटा जब हम पैरासाइटिक फंजाई की बात करते हैं तो दे मे बी ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड मे बी फैकल्टेटिव पैरासाइट। दोनों टर्म से आप वाकिफ हैं। कि फैकल्टेटिव
से ऑब्टेन करते हैं, विच मीन्स होस्ट से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन होस्ट मस्ट बी लिविंग। इनके पास दे हैव हैस्टोरिया। याद रखिएगा, इनके जो हाइफा होते हैं, इनके हाइफा के पास राइजोइड्स हैस्टोरिया मौजूद होते हैं। जो हैस्टोरिया इंटर साइड पर फ्लिकरिंग सेल्स रखते हैं, सिलेटेड सेल्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे होते हैं फ्रॉम दी लिविंग टिश्यूज, एंड दे फीड अपॉन दी लिविंग टिश्यू आर होस्ट, जिसमें जब इनके हाइफा होस्ट की बॉडी पर ग्रो करते हैं तो ये अपने हिस्टोरियाज को पेनिट्रेट कर देते हैं इनटू द टिश्यूज ऑफ होस्ट, और वहां से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में डिजीज काज होती है, डिजीज काज होगी। इसलिए इन्हें पैथोजेनिक भी कहते हैं, मींस दे आर डिजीज काजिंग। अब ये पैरासाइट बहुत सारे डिजीज काज करते हैं, लेकिन पैरासाइटिक फंगस में आपको एग्जांपल दी जाए तो एस्परजिलस। इसी तरह पैरासाइटिक फंजाई का एग्जांपल दी तो रस्ट फंजाई। इसमें आपको एग्जांपल दी जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू, और बहुत सारी फंगस है जो कि एनिमल एज वेल एज प्लांट्स पैरासाइट होती हैं। ये ऑब्टेन करती हैं न्यूट्रिएंट्स बाय पेनिट्रेटिंग हिस्टोरिया इनटू द टिश्यू ऑफ द होस्ट, एंड दैट्स व्हाई in response to the losses of nutrients from the tissues, plants or animals, means the host will appear with certain disease. That's why they are called pathogenic. And same as then in case of the next one is the saprotrophic और सैप्रोफाइटिक फंजाई। इसको सैप्रोफाइटिक भी लिख सकते हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, दे आर आल्सो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव फंजाई। अब फैकल्टेटिव भी है, ऑब्लिगेट भी है। They obtain nutrients from dead materials. Dead material या dead substance से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। They decompose complex to simple and soluble। कॉम्प्लेक्स से सिंपल एंड सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ फंजाई। अब फंजाई क्या करती है? दे सीक्रेट एंजाइम्स, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये एंजाइम क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। जब ऑर्गेनिक सिंपल में कन्वर्ट होते हैं तो दे एब्जॉर्ब टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। Also they add the nutrients into the soil. That's why they also take part in soil fertility, and they are also called as decomposer fungi. Decomposers fungi भी कहते हैं। हम पीछे बैक्टीरिया में भी पढ़ चुके
चुके हैं कि प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स जो होते हैं दे आर दी what they are principal decomposer, they are fungi as well as they are bacteria. इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जिनमें म्यूकोर है, जिनमें राइजोपस है. they are the saprophytic fungi and they feed upon dead organic materials. And these dead organic material may be from plants as well as to animals, either in the form of food. जो dead organic material हमारा पड़ा होता है वहाँ पर भी ये ग्रो करती हैं और उसे डिकम्पोज कर देती हैं, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बना देती हैं. तो याद रखिएगा इन केस ऑफ नेक्स्ट वन दैट इज द सिम्बायोस, दैट इज द थर्ड वन कैटेगरी. थर्ड वन कैटेगरी में हमारे पास सिम्बायोस. तो सिम्बायोस में जो फंगस आती है वो हम नाम देते हैं एसोसिएटिव फंगस. एसोसिएटिव फंजाई का नाम देते हैं. दे लिव इन एसोसिएशन. जब ये एसोसिएशन में पाए जाते हैं तो उनमें जो एसोसिएशन होती है दैट इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इसलिए इनमें जो है वो क्या होता है कि बोथ पार्टनर बेनिफिटेड होते हैं. बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड. इन्हें एसोसिएटिव फंगस कहते हैं. और एसोसिएटिव फंजाई को दो ग्रुप में रखा गया है एसोसिएशन को, जिसमें लाइकेंस और दूसरा है दी माइकोराइजी. माइकोराइजी और माइकोराइजियल एसोसिएशन. अब हमने देखा सिम्बायोस फंजाई और एसोसिएटिव, और एसोसिएशन में म्यूचुअलिज्म है और म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर बेनिफिट लिया करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइकेन. तो याद रखिएगा जब हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन में दो पार्टनर होंगे. याद रखिएगा फर्स्ट पार्टनर जो है, एक पार्टनर एल्गी और दूसरा पार्टनर फंजाई. अब याद रखिएगा फंजाई में नियर बाय 1500 स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि सिम्बायोस में जाती हैं, जिनमें बैसिडियो माइसिट्स, जिनमें ड्यूटेरोमाइसिट्स, जिनमें एस्कोमाइसिट्स. ये वो फंगस है जो कि लाइकेन में जाएंगी और इसमें ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको. ग्रीन एल्गी एक पार्टनर है. अब याद रखिएगा कि जो एल्गी है, एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंजाई, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स to fungi, and algae provide fungi provide protection to algae from the environmental conditions. अब fungi क्या प्रोवाइड कर रही है? fungi harsh environment
ये फर्स्ट पार्टनर दैट इज कॉल्ड एल्गी, और ये सेकंड पार्टनर जिसे हम नाम देते हैं दी फंजाई। अब फंजाई इसके ऊपर ग्रो करेगी। अब फंजाई क्या कर रही है, चाहे वो एस्टोमाइसीन हो, बेसिलोमाइसीन हो, ड्यूरोमाइसीन हो, फंजाई प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन, और एल्गी प्रोवाइड कर रही है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स, सक्रोज एंड शुगरी सब्सटेंस टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू फंजाई। इसलिए इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों पार्टनर को फायदा हो रहा है, लेकिन लाइटिंग की निशानी ये है, आपने याद रखना है कि एक एल्गी पार्टनर होगा, दूसरा फंजाई होगा। दूसरी हमारे पास जो नेक्स्ट वन एसोसिएशन है दैट इज माइक्रो राइजिंग। बेटा माइक्रोराइजिंग में एक पार्टनर प्लांट है, प्लांट्स स्पेशली associated roots of the plants, और दूसरा the fungi। अब fungi याद रखिए कि इसकी हाइपर ड्रामेटिकली फार अवे जो है वो ग्रो करते हैं टू द सॉइल, इसलिए डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स। अब fungi जो है, fungi प्रोवाइड nutrients like copper, like zinc, cobalt, magnesium, manganese, carbon, hydrogen, as well as calcium and etc. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को फार अवे फ्रॉम द सॉइल आते हुए प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फॉर बायोसिंथेसिस। ये न्यूट्रिएंट्स बायोसिंथेसिस एज वेल एज बायो डिफरेंट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, और प्लांट्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस सक्रोज, ग्लूकोज एंड डिफरेंट फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, और ये अपने जाइलम और फ्लोएम के जरिए। अब इसके जो जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं प्लांट के, ये इसमें अपने राइजोइड्स एस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट कर देते हैं, और वहां से अपने कर रहे होते हैं फूड। अब दोनों पार्टनर यहाँ ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है फंजाई फॉर बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और प्लांट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट एज अ फूड। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है एंडोमाइक्रोराइजी और दूसरा है एक्टोमाइक्रोराइजी। एक्टोमाइक्रोराइजी तो बेटे दो किस्म की। अब एंडोमाइक्रोराइजी में याद रखिएगा, जो फंगस है वो ग्रो करती हैं, पेनिट्रेट हो जाती है इनसाइड द एपिडर्मिस। हाइफा कहां ग्रो करते हैं, ग्रो इनसाइड एपिडर्मिस, एंड रूट्स अपीयर विथ हेयरी ग्रोथ, हेयर लाइक ग्रोथ होती है इसके ऊपर। अब ये इनसाइड पेनिट्रेट करते हैं हाइफा एपिडर्मिस से, और सॉइल में फार अवे होते हैं, इसलिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लाकर ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर बायोसिंथेसिस। तो एंडोमाइक्रोराइज इसलिए कहा जाता है कि इनसाइड द एपिडर्मिस ये ग्रो कर रहे हैं, और ये इनके पास जो रूट्स होती हैं दे अपीयर विद द हेयर लाइक ग्रोथ, और
जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर हाइफा जो है वो पेनिट्रेट नहीं होते इनसाइड दी एपिडर्मिस, ये ड्रामेटिकली आउटसाइड ग्रो कर रहे होते हैं और सॉइल के अंदर फैले हुए होते हैं। सेम एज फंक्शन यही है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती फंजाई और प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड, लेकिन यहाँ पर हाइफा ग्रो आउटसाइड एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। एपिडर्मिस ऑफ रूट्स के आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पेनिट्रेट करते हुए अपने स्टोरिया राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर को, राइजोइड्स को ये ओपन करते हुए पेनिट्रेट करते हुए रूट्स में जाइलम और फ्लोएम से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहे होते हैं। इस तरह एंडोमाइक्रोराइजल एपिडर्मिस के नीचे है, फंक्शन सेम है और शेयरिंग सेम है, दोनों पार्टनर फायदे में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो माइक्रोराइजल की म्यूचुअलिज्म में आएगी, चाहे एंडोमाइक्रोराइजल हो या एक्टोमाइक्रोराइजल हो। यहाँ पर पेनिट्रेट हो जाते हैं और रूट्स यही ग्रोथ के साथ अपीयर होती हैं। यहाँ पर आउटसाइड द ग्रो करते हैं रूट्स और इसलिए इसको एक्टोमाइक्रोराइजल कहेंगे। ये हमारे पास थी माइक्रोराइजल एसोसिएशन। दिस इज देन द नेक्स्ट वन इज द प्रीडेटरी फंजाई, दैट इज द फोर्थ वन। प्रीडेटरी जिन्हें हम नाम देते हैं कार्निवोरस फंगस का नाम भी देते हैं, दे आर कार्निवोरस, दे फीड अपॉन द एनिमल्स। हमारे पास एग्जांपल है ओस्टर मशरूम्स, कॉमन एग्जांपल है। इनमें जो प्रे होती है दैट इज निमाटोड्स, सॉइल निमाटोड्स। इस सॉइल निमाटोड्स को अपना शिकार बनाते हैं। ये निमाटोड्स के अराउंड दीज आर द निमाटोड्स। ये निमाटोड्स के अराउंड ग्रो करते हैं और इस तरह रिंग्स बना लेते हैं, these are the rings and this is the fungi। अब fungi बनाती हैं रिंग्स और पेनिट्रेट करती हैं। जो निमाटोड्स इन्हें खाने के लिए आते हैं ये उनमें अपने हेस्टोरिया को पेनिट्रेट कर देती हैं और until unless न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती रहेगी जब तक निमाटोड्स डेड एंड डाई हो जाते, एक खोल नहीं बन जाते, तब तक ये अपने हेस्टोरिया को वहां से जो इंसर्ट किए गए से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक न्यूट्रिशन लेते रहेंगे जब तक ये डेड नहीं हो जाते। इस तरह और बहुत सारी जो है वो जिसमें हमारे पास बायोटोरस है और बहुत सारी फंजाई हैं जो कि पैरासाइट्स होती हैं टू दी निमाटोड्स। इनके पास याद रखिएगा हेस्टोरियाज भी होते हैं फॉर सकिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड दे आल्सो सीक्रेट स्टिकी मटेरियल। ये स्टिकी मटेरियल भी सीक्रेट करते हैं ताकि जो निमाटोड्स वगैरह हैं वो स्टिक आउट हो जाएं और ये आसानी से अपने हेस्टोरिया को पेनिट्रेट करते हुए उन्हें अपना शिकार बना लें। तो हमने देखा कि प्रे जो मोस्टली में क्या होती है निमाटोड्स या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स भी पॉसिबल है, लेकिन मेनली निमाटोड्स जो होते हैं उनका शिकार है और इन शिकारी के पास हिस्टोरिया भी होते हैं और ये गमी सीक्रेशन भी सीक्रेट करते हैं ताकि स्टिक आउट किया जाए शिकार को और वहां से पेनिट्रेटिंग हिस्टोरिया मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाए। दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फंगस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। थैंक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। तो बेटे याद रखिएगा फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स, जब आइदर यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, याद रखिएगा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लाजमी होता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आपसे डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए लाजमी नहीं है बल्कि कंटिन्यूटी के लिए लाजमी है। लाइफ कंटिन्यूटी के लिए इसलिए लाजमी है कि जब रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो
तो नेक्स्ट जनरेशंस नहीं आएंगी, आगे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी लाइफ इस यूनिवर्स में। इसलिए नेचर ने ऑल लिविंग बीइंग्स को यूकैरियोटिक को या प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर दिया है रिप्रोडक्शन का। इसी तरह जब हम फंगस ने की बात करते हैं, एब्जॉर्प्टिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन कहते हैं एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस young one of its own kind, अपने जैसे जानदार को पैदा करने की कैपेबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये कैपेबिलिटी फंगस के पास भी मौजूद है, जिसमें याद रखिएगा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और जो दूसरी टाइप है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इन केस ऑफ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंगस में। अब फंगस बहुत सारे टाइप्स की, फंगस की अगर एग्जांपल है तो मशरूम्स, फंगस की हम एग्जांपल है तो यीस्ट, फंगस की एग्जांपल है तो पेनिसिलियम। जितनी भी फंगस है इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है मोस्टली। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स या किसी भी किस्म की गैमेट्स की फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। इसमें एक ही पैरेंटल बॉडी न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करती है, इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नो गैमेट्स इन्वॉल्व, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ना फर्टिलाइजेशन हो रही है ना गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एसेक्सुअल मेथड जो है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ opposite sexes, sexes or we can say that the cells or we can say that the gametes। ना इसमें opposite sexes होंगे, ना opposite cell involved होते हैं, ना gametes involved होते हैं, no fertilization take place। इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, ये रिप्रोडक्शन में आप पढ़ चुके हैं, ओनली सिंगल पैरेंट कैन रिप्रोड्यूस। तो इसी तरह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन केस ऑफ फंगस में होते हैं, जिनमें याद रखिएगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं, स्पोरुलेशन। दूसरा मेथड है दी बडिंग, तीसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन, चौथा मेथड है दी कोनिडिया फॉर्मेशन, पांचवा मेथड है ओडिया फॉर्मेशन। तो अब स्पोरुलेशन प्रोसेस के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए भी प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल फंगस, बडिंग के जरिए भी करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी और कोनिडिया फॉर्मेशन के जरिए भी। लेकिन ये किसी भी प्रोसेस में न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म की फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता, कहीं भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं भी ऑपोजिट साइड के हाइफा इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, नंबर फर्स्ट में स्पोर फॉर्मेशन, तो बेटा याद रखिएगा कि स्पोर फॉर्मेशन में
हाइफा का नाम लेंगे। तो इन मॉडिफाइड हाइफा में जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होना शुरू होती है, जिसमें पहले ये स्टार्ट बनता है, इसे कहते हैं स्पोरेंजियो 4, और फिर ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। ओके, और स्पोरेंजिया में ड्यूरिंग द माइटोसिस डिवीजन, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो स्पोर बन रहे होते हैं दैट इज बाय माइटोसिस डिवीजन। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह रीजन ये है कि यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी फंगल हाइफा होते हैं, ऑल फंगल हाइफा आर हैप्लॉइड। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, दी ऑल फंगल हाइफा आर fungal hypha are haploid। जितने भी फंगल हाइफा की न्यूक्लियाई होती है वो हैप्लॉइड होती है, सिर्फ जाइगोट के अलावा। लेकिन जब फ्यूजन होगी एक्सेप्ट जाइगोट, एक्सेप्ट द जाइगोट, जाइगोट के अलावा तमाम तर हाइफा होते हैं, ये माइंड में फिक्स कर लें, ये फंगस का कैरेक्टर है कि सारे हाइफा हैप्लॉइड होते हैं। अब इस मॉडिफाइड हाइफा जो है, इस पर जब स्पोरेंजियो 4 बना, फ्रूटिंग बॉडी बनी, याद रखिएगा इसको फ्रूटिंग बॉडी का वर्ड भी इस्तेमाल होगा, आपने परेशान नहीं होना, इसे फ्रूटिंग बॉडी का नाम भी देते हैं। जब फ्रूटिंग बॉडी बनी और डिवीजन हुई माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड ऑलरेडी है, मजीद हैप्लॉइड नहीं कर सकते, इसे डिवीजन होगी माइटोसिस, तो यहाँ पर बनेंगे स्पोर्स। जैसे ये स्पोर बनेंगे, ये स्पोर लाइब्रेट होते हैं फ्रॉम द पैरेंटल बॉडी और वाया विंड, क्योंकि लाइटिंग वेट होते ही है, आइदर वाया वाटर और एनी अदर सोर्स के जरिए डिस्पर्स होते हैं। अगर तो पैरासाइट है तो किसी होस्ट पे जाके ग्रो करेंगे, अगर सेप्रोट्रॉप्स है तो किसी भी सबसेरिया पर जाकर जब ये डिवाइड होना शुरू होंगे, इनका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर माइटोसिस में जाएगा, बहुत सारी न्यूक्लियाई बनती जाएगी, इनका प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता जाएगा और ये बन जाएगा न्यू हाइफा। और इस तरह बहुत सारे हाइफा बनेंगे तो बन जाएगा न्यू माइसीलियम। क्या बन जाएगा? माइसीलियम बन जाएगा। तो बेटा याद रखना है आपने कि माइटोसिस होती है और इसमें साइटोप्लाज्म डेवलप होता रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं और न्यू हाइफा न्यू माइसीलियम बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड बडिंग। तो बेटा पीछे हमने डिस्कस किया कि सारी हाइफा या जितनी भी फंगस है दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, एक्सेप्ट यीस्ट। तो याद रखिएगा ये जो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन है कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फंगस, all types of फंगस में ये प्रोसेस होता है। स्पेशली जो है वो जाइगोमाइसीट्स में कॉमन है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। इसी तरह इन केस ऑफ बडिंग इट इज कॉमन इन unicellular fungi that is called yeast। ये yeast में कॉमन है, इसमें कॉमन है, yeast में कॉमन है। और yeast आपको पता होना चाहिए इट इज unicellular fungi। ओके, अब इसमें क्या होता है, बड बनेगा दैट इज कॉल्ड आउटग्रोथ, और ये आउटग्रोथ क्वाइट 100% सिमिलर होती है टू पेरेंट्स। और जैसे ही आउटग्रोथ यानी बड डीअटैच होगा इट विल बी डेवलप इनटू न्यू यीस्ट। जैसा कि आप यहां देखें दिस इज द यीस्ट सेल,
ये यीस्ट सेल है। इस यीस्ट सेल में क्या होता है कि सेम पैरेंट लाइक आउटग्रोव्स बनना शुरू हो जाती हैं, मे बी वन और मोर देन वन विथ ईच यीस्ट सेल। इसे हम नाम देते हैं बर्ड का। जैसे ये बर्ड फुल ग्रो करेगा, एक मुकम्मल सेल बन जाएगा, इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंटल सेल and appear as new yeast। इस प्रोसेस को बडी कहते हैं, जो कि एनिमल में भी आपने देखा होगा कि नाडेस यानी हाइड्रा में कॉमन है। तो ये हमारे पास न्यू यीस्ट सेल बन गए, जो कि बड थे, मुकम्मल डेवलपमेंट हुई, पैरेंटल बॉडी से क्या हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे, डी अटैच्ड। जब डी अटैच्ड हो गए, ग्रोज अप इनटू न्यू यीस्ट। इस प्रोसेस को हम बडिंग का नाम देते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन में ब्रेकेज ऑफ पैरेंटल हाइफा होता है, ब्रेकेज ऑफ पैरेंटल हाइफा। पैरेंट हाइफा ब्रेक हो जाएगा एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो अप इनटू न्यू हाइफा। नए हाइफा में ग्रो करना शुरू कर देंगे लाइक दिस। ये एक हाइफा है, इररिस्पेक्टिव टू स्पेसिफिक पोजीशन। जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये बनाएगा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। और हर फ्रेगमेंट आगे चल के न्यूक्लियर माइटोसिस में जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा और न्यू हाइफा एंड देन इनटू न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट होते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस भी कॉमन इन ऑल फंजाई, लेकिन स्पेशली इन डिप्टिलोमाइसीट्स। जो डिप्टिलोमाइसीट्स हैं, ये डिप्टिलोमाइकोटा के मेंबर हैं, उनमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन होती है। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। तो बेटा याद रखिएगा, कोनिडिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इट इज स्पेशली कॉमन इन एस्ट्रोमाइसीट्स। एस्ट्रोमाइसीट्स में कॉमन है। एस्ट्रोमाइसीट्स में फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्रासा एक स्पीशी है, न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसमें कॉमन है कोनिडिया फॉर्मेशन। इसमें भी मॉडिफाइड जो हाइफा होते हैं, इन मॉडिफाइड हाइफा पर सबसे पहले अपीयर होता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर बनेगा और उसके ऊपर बनते हैं कोनिडिया। इस तरह स्टार्स बनते हैं। इस तरह स्टार्क बन जाएंगे और उसके बाद सेप्टा होते हैं। ये बन गए कोनिडियल स्टार्क, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियाई वाले सेप्टा सेल मौजूद है हर सेप्टा पर। जैसे ही इसे हम कहते हैं कोनिडिया। जैसे कोनिडिया स्टार्क बनता है, जैसे कोनिडिया स्टार्क मैच्योर हो जाएगा, तो ये अपने
तो माइटोसिस डिवीजन के जरिए स्टार्च बन रहे होते हैं कोलिडिया के, और न्यूक्लियस इसके पोर्शनाइज होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जैसे ही न्यूक्लियस सेल इसका कंप्लीट होता है, यहाँ से कट ऑफ हो जाएंगे ये, और कट ऑफ होने के बाद कोलिडिया स्पोर बना देते हैं। इसे हम नाम देते हैं कोलिडिया फॉर्मेशन। देन हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट वन है, दैट इज कोडिया फॉर्मेशन। तो बेटा इन केस ऑफ कोडिया फॉर्मेशन इट इज कॉमन इन द डिट्यूरोमाइसीट्स, इसे फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। डिट्यूरोमाइसीट्स में ये कॉमन है। इसमें क्या होता है कि मॉडिफाइड हाइफा पर क्या बनेगा, ओडियोफोर सबसे पहले डेवलप होगा, दैट इज द ओडियोफोर, और उसके बाद ओडिया बनना शुरू हो जाएंगे, और इस ओडिया फ्रूटिंग के अराउंड सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स बनते हैं, जिसे कहते हैं ओडियोस्पोर। ये स्ट्रक्चर कहलाती ओडिया। जैसे ये सेल मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, तो ये ओडियोस्पोर्स पैरेंट बॉडी से ब्रेक हो जाएंगे, और आगे चल के बाय रीचिंग टू द सबस्टेरियम और टू द होस्ट they will go through the nuclear mitosis और न्यू हाइफा बना देते हैं। अगर तो ये सेप्टेड है हाइफा, आपका न्यूक्लियोसाइड सेप्टेड होती है तो इनमें सेप्टा अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह एस्कोमाइसीट्स में भी सेप्टा बनेंगे क्योंकि दे आर आल्सो सेप्टेड। लेकिन जर्मिनेशन के बाद जब एक हाइफा बन जाएगा, जब बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएगी, फिर हाइफा जो सेप्टा अपीयर होते हैं। ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in case of the fungi. Then there is the second most type, that is the sexual reproduction in fungi. इसमें याद रखिएगा, having the process of synegamy, process of synegamy होता है, यानी फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप न्यूक्लियाई आर सेल्स। इसे हम क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर सेल्स। ओके, और इसमें रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जाइगोट। ठीक है, और इसमें साइनगैमी में न्यूक्लियाई डिफरेंट न्यूक्लियाई या फिर दो न्यूक्लियाई एज अ जिसे गैमेट कंसीडर करते हैं वो फ्यूज होती हैं, जिसे साइनगैमी प्रोसेस कहते हैं। और साइनगैमी प्रोसेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। साइनगैमी दो प्रोसेस में सब डिवाइडेड है। एक है प्लाज्मोगैमी और दूसरा है कैरियोगैमी। बेटा दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं साइनगैमी में, जिसे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और हम टाइप्स ऑफ हाइफा भी पढ़ेंगे और मजीद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा रिवीजन देंगे साइनगैमी को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंगस। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है कि यहाँ पर या तो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगी, या फिर आपने देखा होगा गैमेट्स फ्यूज होते हैं और अपोजिट पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फंगस, या तो दो एडजेसेंट हाइफा अपनी न्यूक्लियाई को फ्यूज करके जाइगोट बना रहे होते हैं, या फिर विद इन द सेम हाइफा दो न्यूक्लियाई मिलकर, दो अपोजिट टाइप की न्यूक्लियाई मिलकर
बना रही होती हैं जाइगोट, यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना रही होती हैं, जो मियोसिस में जाने के बाद फिर जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ द फंजाई ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, जो हमने पढ़ा था, एक्सेप्ट जाइगोट। तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर प्रोसेस होता है साइनगैमी। साइनगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, जिसे हम नाम देते हैं फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, साइनगैमी यानी अपोजिट टाइप की न्यूक्लियाई फ्यूज होंगी तो बनाती है एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है, जिसे एज अ जाइगोट कंसीडर किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो हाइफा हैं उन्हें न्यूक्लियाई बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप में, या तो मोनोकैरियोटिक होते हैं, मोनोकैरियोटिक एक ही टाइप की न्यूक्लियाई रखने वाले हाइफा, जिसे हम नाम देते हैं मोनोकैरियोटिक, मीन्स सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। और सेकंड टाइप होती है, अब इसे हम होमोकैरियोटिक हाइफा भी कहते हैं। क्या नाम देंगे बेटा? इन्हें हम नाम देंगे होमोकैरियोटिक हाइफा का नाम भी देते हैं। दूसरा है डाइकैरियोटिक हाइफा। डाइकैरियोटिक हाइफा का नाम दिया जाता है, और डाइकैरियोटिक हाइफा को दूसरे लफ्जों में हम नाम देते हैं हेटेरोकैरियोटिक हाइफा। हेटेरोकैरियोटिक हाइफा। बेटा होमो का मतलब होता है सेम काइंड, सेम काइंड की न्यूक्लियाई है, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाली हैं, तो दैट इज कॉल्ड होमोकैरियोटिक। और जब बात करते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी हाइफा, और दो डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई हैं, तो हम उन्हें नाम देते हैं हेटेरोकैरियोटिक, और डाइकैरियोटिक का नाम भी देंगे। ओके, दो हैं तो डाई कहते हैं, जनरली हेटेरोकैरियोटिक का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब यहां पर याद रखिएगा, इन केस ऑफ साइनगैमी, साइनगैमी में जो प्रोसेस आते हैं उसमें सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा कैरियोगैमी का प्रोसेस है। बेटा जब हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी, इट मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, या तो अगर तो हेटेरोकैरियोटिक हाइफा है तो ठीक, अगर हम दो अपोजिट टाइप न्यूक्लियाई वाले हाइफा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट हाइफा। अब यहाँ पर दो अपोजिट टाइप न्यूक्लियाई वाले जो है वो हाइफा एडजेसेंटली ग्रो करते हैं, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट हाइफा कहा जाता है। जैसे ये एडजेसेंटली ग्रो करते हैं, सबसे पहले इनमें फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोगैमी। और यहां पर क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस हो रहा है, प्लाज्मोगैमी। ओके, अब यहां न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, ओनली जो फ्यूज हुआ है वो हुआ है साइटोप्लाज्म। देन याद रखिएगा, यहां पर दोनों हाइफा के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैरियोगैमी। दिस इज कॉल्ड एज द कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी किस चीज का नाम है? फ्यूजन ऑफ
न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के फ्यूजन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं दैट इज दी कैरियोगैमी। अब यहां पर प्रोसेस हुआ है कैरियोगैमी का। अब कैरियोगैमी हुई, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस विल बी बिहेव एज जाइगोट, ये जाइगोट बिहेव करेगा और इट इज विल बी 2n इन नंबर, यानी डिप्लॉयड है। यहां पर हमने देखा था कि जब n एंड n हैप्लॉइड थे दोनों, इट इज आल्सो हैप्लॉइड n नंबर्स। अब यहां पर 2n हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, प्रोसेस होगा मियोसिस डिवीजन का। जब मियोसिस डिवीजन होगी तो यहां से जब मियोसिस डिवीजन का प्रोसेस होगा तो याद रखिएगा यही न्यूक्लियाई 4 टाइम डिवाइड होगी, यानी 4 न्यूक्लियाई बनेगी जिसे हम नाम देंगे, और वो 2 डिफरेंट टाइप की होंगी। ये हाइफा है और यहां पर ये हाइफा था। अब यहां पर जो डिवीजन होगी इसमें 2 डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई बनेगी, लेकिन 4 होंगी क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रही है। और यहां से या तो स्पोर बनना शुरू हो जाते हैं हैप्लॉइड, या फिर जो है वो दोबारा फिर हैप्लॉइड न्यू हाइफा बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा ये प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी का प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ेंगे इन केस ऑफ डिविजन्स में। वहाँ पर स्पेसिफिक फ्रूटिंग बॉडी में होता है जिन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। वो एस्कोकार्प भी हो सकता है, बेसिडियोकार्प भी हो सकता है, किसी भी किस्म की कार्प हो सकती है, जिसमें ये पहले हाइफा के साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज होगी, फिर मियोसिस डिवीजन होगी, फिर कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर अगर न्यू हाइफा बनना है तो कंटिन्यूसली माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो याद रखिएगा न्यू हाइफा बन जाएगा और जिसके पास 2 डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई होंगी। तो इस प्रोसेस को हम साइनगैमी जनरली कहते हैं। और इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीछे पढ़ी थी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है इस तरह, जिसको इन डिटेल हम मजीद पढ़ेंगे इन द क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की तरफ। तो बेटा जब फंगस को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, बेटा फंजाई को जो किंगडम फंजाई है इसे हम क्लासिफाई करते हैं 4 बड़े ग्रुप में और डिवीजन्स में। डिवीजन का नाम देते हैं या ग्रुप का नाम देते हैं या क्लास का नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहली डिवीजन, अब ये डिवीजन किस बेस पर बनी है पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो फंगस में हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है इंटिटस के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स on the basis of the reproduction, means sexual reproduction and sexual reproductive structures and sexual reproductive spores की बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो आता है दैट इज, इसे ग्रुप कह लें, यहां पर आपकी बुक में इसको क्लास लिखा गया है, वो है ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक, दूसरा जो ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइकोटा।
और जो तीसरा ग्रुप है दैट इज बेसिडियोमाइकोटा। क्या नाम देंगे इसको? बेसिडियोमाइकोटा का नाम देते हैं। और जो फोर्थ वन ग्रुप है दैट इज दी ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ये चार बड़े ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं जिनमें हम फंगस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप है या क्लास इसे कह लें, आर ग्रुप आर डिवीजन जाइगोमाइकोटा। तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास जो फर्स्ट है ग्रुप दैट इज जाइगोमाइकोटा। याद रखिएगा इनके मेंबर्स को जाइगोमाइसीट्स कहते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं यानी इसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी फंगस हैं उन्हें हम नाम देंगे दी जाइगोमाइसीट्स। क्या नाम देते हैं? जाइगोमाइसीट्स का नाम देते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिनमें म्यूकोर है, जिनमें राइजोपस है, जिनमें याद रखिएगा ब्रीड मोल्ड है, जिनमें बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं। माइक्रोस्कोपिक फंजाई ये तो थे इसके मेंबर्स। अगर हम इनकी देखें नेचर तो याद रखिएगा नेचर वाइज ये जो जाइगोमाइसीट्स हैं ये पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी हैं। याद रखिएगा सैप्रोट्रॉफ्स भी हैं या सैप्रोफाइटिक कह लें जिसे आप, एज वेल एज याद रखिएगा ये सिम्बायोट्स भी होते हैं, सिम्बायोट्स भी। तो नेचर वाइज सिम्बायोट्स भी हैं, सैप्रोट्रॉफ भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर वाइज तो याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर वाइज तो जितने भी इसके हाइफा होते हैं दे आर एसेप्टेट। इसके हाइफा क्या होंगे बेटा? हाइफा आर एसेप्टेट, मीन्स इनमें किसी भी किस्म के सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती, सेप्टाज नहीं होते। और इनमें थ्रू आउट द इंटायर लेंथ हम टाइप्स ऑफ हाइफा में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई फ्लो कर रही होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं एसेप्टेट हाइफा। तो बेटे इनमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर जाइगोस्पोर्स। इसी वजह से इन्हें नाम दिया जाता है जाइगोमाइकोटा। ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोस्पोर्स होते हैं और दो डिफरेंट टाइप के हाइफा एडजेसेंट हाइफा की न्यूक्लियाई फ्यूज होती हैं तो जाइगोस्पोर्स बनते हैं। देन मियोसिस होती है तो फर्दर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा याद रखिएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पोरेंजिया बनता है, माइटोसिस डिवीजन होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन में हाइफा डिफरेंट प्लेसेस से ब्रेकअप होता है इनटू फ्रेगमेंट्स और ईच वन विल बी न्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता है, न्यू हाइफा बन जाते हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर
लेकिन जब हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ द लाइफ साइकिल, जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो बेटा सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो एडजेसेंट हाइफा होते हैं, दीज आर टू एडजेसेंट हाइफा। एक को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव टाइप और दूसरे को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव टाइप हाइफा। एक के पास फॉर एग्जांपल मौजूद है पॉजिटिव टाइप न्यूक्लियाई और दूसरे के पास मौजूद है नेगेटिव टाइप की न्यूक्लियाई। सबसे पहले ये एडजेसेंटली ग्रो करते हैं जब, तो इनके जो हाइफा हैं वो आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन यहां पर जो फ्यूजन होगी, कंप्लीट फ्यूजन, दैट इज ऑफ द प्लाज्मोगेमी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, यानी साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है पहले। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, अभी तक इनमें फ्यूज नहीं हुई, ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगेमी का नाम देते हैं। अब यहां पर प्लाज्मोगेमी हो गई, तो आगे चल के जो है वो प्लाज्मोगेमी के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है कैरियोगेमी का, जब इसकी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगी। इस तरह जब दो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होती जाएंगी तो ये बहुत सारे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे कैरियोगेमी। क्या नाम देते हैं? कैरियोगेमी। जब कैरियोगेमी हो जाती है तो याद रखिएगा, न्यूक्लियाई फ्यूज हो गई और हर एक न्यूक्लियाई अब डिप्लॉइड बन गई है। यहां पर बहुत सारे जो है वो बन जाएंगे जाइगोस्पोर्स। क्या बन जाएंगे? जाइगोस्पोर्स बनेंगे। बहुत सारे जाइगोस्पोर्स बनेंगे, ये बन गए जाइगो स्पोर्स। अब याद रखिएगा, यहां पर ये है डिप्लॉइड, दे विल बिहेव एज जाइगोट, ये जाइगोट का बिहेव करेंगे। अब यहां पर डिवीजन होगी मियोसिस। जब यहां पर मियोसिस डिवीजन होगी, सेम एज इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, अब इसे कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर्स का नाम देते हैं क्योंकि इन्होंने सारी न्यूक्लियाई आपस में शेयर कर दी हैं, फ्यूज हो गए हैं, जाइगोस्पोर बन गया जाइगोट लाइक। अब यहां पर बनेगा जाइगोस्पोरेंजियोफोर और यहां बनेगा जाइगोस्पोरेंजिया। जाइगोस्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड जाइगोस्पोरेंजियोफोर। जाइगोस्पोरेंजियोफोर, ओके, ये बन गया जाइगोस्पोरेंजियोफोर। अब यहां पर बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। और जैसे ही यहां से रैपनिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये स्पोर्स अलग से वाया थ्रू दी, जैसे रैपनिंग होगी, स्पोरेंजियो जाइगोस्पोरेंजिया ब्रेकअप हो जाएगा, यहां से हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट हो जाएंगे इनटू द न्यू हाइफा। जब इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होगी, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा, तो न्यू हाइफा बन जाएगा। इस तरह ऑल स्पोर्स आगे न्यू हाइफा में चले जाएंगे। ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल। बेटा दिस इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक, अब देखें
यहां पर आपकी बुक में जो लाइफ साइकिल दिया हुआ है उन्होंने एक साथ ही फ्यूज कर दिया और ऊपर जो है वो बता दिया है कि स्पोरेंजियोफोर बन रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको अलग से बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इस तरह होता है। अब एसेक्सुअल मेथड जो है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसमें क्या होता है, मॉडिफाइड जो हाइफा होते हैं। अब अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव आपकी बुक के हवाले से लें तो यहां पर भी स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजियोफोर बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन होगी नेगेटिव वाले की भी और पॉजिटिव वाले की भी, जो आपकी बुक में साइकिल दिया हुआ है। लेकिन यहां पर हमने अलग अलग किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर फॉर एग्जांपल नेगेटिव टाइप हाइफा है या फिर पॉजिटिव टाइप हाइफा है, इस पर बनेगा दिस इज कॉल्ड, यहां पर एक मॉडिफाइड हाइफाज पर वो नेगेटिव टाइप हो या पॉजिटिव टाइप, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टाइप हमने लिया तो पॉजिटिव टाइप पर भी ऐसा ही अमल होगा ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बनेगा जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर बन गया, सॉरी स्पोरेंजियोफोर बनेगा, नॉट जाइगो, दैट इज सेक्सुअल, दिस इज क्या बनेगा, स्पोरेंजियोफोर। अब स्पोरेंजियोफोर बना, इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक। अब इसके अंदर डिवीजन होती है माइटोसिस, क्योंकि न्यूक्लियाई ऑलरेडी हैप्लॉइड है या माइटोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वंस विल बी मेयोसिस, और ये कब होती, कितनी दफा होती है, वंस, ओनली वंस मेयोसिस, देन थ्रू आउट द लाइफ, देन सेल जर्मिनेट होंगे तो दैट इज न्यू न्यूक्लियाई डिवाइड होती जाएंगी, दैट इज माइटोसिस, न्यू हाइफा बनता जाएगा। लेकिन एक ही दफा मेयोसिस होगी जो कि जाइगोट लाइक डेप्लॉइड न्यूक्लियाई में हो रही होती है। लेकिन यहां पर क्या होगी, माइटोसिस, क्योंकि ऑलरेडी फंगल हाइफा हैप्लॉइड है इसलिए यहां पर होगी माइटोसिस, और बहुत सारे जो है वो यहां पर स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। जैसे ही हाइफा, जैसे स्पोरेंजिया राइप हो जाएगा तो याद रखिएगा राइपिंग के बाद जैसे ही स्पोरेंजिया ब्लास्ट होगा तो बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं, और ये स्पोर्स आगे चल के जब न्यूक्लियर माइटोसिस में जाएंगे, 1 से 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4 न्यूक्लियाई, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता जाएगा और न्यू हाइफा बना देंगे। क्या बना देंगे, न्यू हाइफा। तो बेटा याद रखिएगा इसमें माइटोसिस डिवीजन हो रही है, यहां पर इस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन कह रहे हैं। यहां पर स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया में माइटोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, राइपनिंग हो गई वाया विंड ब्लोइंग, वाया एनी सोर्स, जब किसी भी सबस्टेरियम पर या अगर पैरासाइट है तो होस्ट पर जाएंगे तो वहां पर इन स्पोर्स के अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होगी, 1 से 2 बन जाएंगे न्यूक्लियाई, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बनते जाएंगे। भले इस तरह मल्टीपल जब बनते जाएंगे और प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता जाएगा तो एक न्यू हाइफा तैयार हो जाएगा, और जब बहुत सारे हाइफा मिल जाएंगे तो आपको पता है एक न्यू माइसीलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइसीलियम। ओके, इस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये तो प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। कौन सा प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और ये मोस्टली कॉमन है ऑल फंगस में। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फंगल के जो हाइफा हैं वो इरिस्पेक्टिव वे में ब्रेक हो जाते हैं और बना देते हैं व्हाट, दी फ्रेगमेंट्स। और हर फ्रेगमेंट जब न्यूक्लियर माइटोसिस में और प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट में जाता है तो ये बना देगा न्यू हाइफा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं व्हाट, दी फ्रेगमेंटेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल भी देखा हमने और ये सेक्सुअल साइकिल भी देखा। इसमें अपोजिट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई वाले हाइफा फ्यूज हुए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप वाले, मेयोसिस डिवीजन हुई, देन हैप्लॉइड जाइगोस्पोर बने और
जो है वो न्यू हाइफा में चेंज होना शुरू हो गए हर एक स्पोर्स। लेकिन यहां पर थॉरोली माइटोसिस हुई है, स्पोर फॉर्मेशन में न्यू स्पोर बने, न्यू हाइफा बन गए। फ्रेगमेंटेशन में ब्रेकेज हुई हाइफा की और हर फ्रेगमेंट ने आगे न्यूक्लियर माइटोसिस के जरिए, प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट के जरिए न्यू हाइफा बनाना शुरू कर दिए। तो ये हमारे पास था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी ज़ाइगोमाइसीट्स। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the next class. लेकिन एंड करने से पहले एक पॉइंट मुझे याद आ गया, आपको बता देना चाहिए, और वो फिक्स नंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं कि ज़ाइगोमाइसीट्स में 600 स्पीशीज होती हैं। अब ये फिक्स नंबर नहीं है, ये आपके एंटी टेस्ट में आने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा इसकी 600 स्पीशीज हैं, फिर भी इसको स्मॉलेस्ट ग्रुप कहते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि विच ग्रुप और विच क्लास ऑफ फंजाई नॉन एज स्मॉलेस्ट, तो 600 स्पीशीज होने के बावजूद भी ज़ाइगोमाइकोटा को स्मॉलेस्ट ग्रुप कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी ग्रुप और सब डिवीजन और क्लास एस्कोमाइकोटा